The members who want to speak on the motion may please give in their name. Prime Minister Imran Khan, policy statement, please. Ji, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, Ji, please. जनाब स्पीकर, Order in the house, please. ऑर्डर ऑफ द डे प्रिंट हो रहा है, जैसे ही वो पहुंच जाएगा तो आपको पहुंचाएंगे। ऑर्डर ऑफ द डे जो ना अभी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अभी हमने तय कर दिया है, तो आपको तकरीबन 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज। जी स्पीकर साहब, आज का जो जॉइंट सेशन है, मेरे ख्याल में लोगों को इसकी स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में हमें इस सेशन की पूरी तरह अहमियत की समझ नहीं है। अगर ये होती तो स्पीकर साहब, नो प्लीज, मैं ऑपोजिशन से कंटिन्यू प्लीज। स्पीकर साहब, मैं अर्ज करूं, ये जो सेशन है, इसको सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं देख रही, इसको कश्मीरी देख रहे हैं, इसे दुनिया देख रही है। मैं बड़े अपनी ऑपोजिशन से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये चाहते हैं इस तरह इस सेशन को डिस्टर्ब करना है, मैं बैठ जाता हूं। मैं इसलिए बैठ जाता हूं कि इधर से सिग्नल जाना चाहिए कि सारी कौम इकट्ठी है। जी शाहबाज साहब जी। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि तकरीर को हम सुने, उसके बाद हम उसका मुदल्लल विद फैक्ट जवाब देंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू जी। प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज। जी स्पीकर साहब, शुक्रिया। स्पीकर साहब, इसकी अहमियत कश्मीरियों के लिए नहीं सिर्फ इस सेशन की, इसकी अहमियत सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये जो रिपरकशंस इंडिया ने जो कल फैसला किया, ये सारी दुनिया पे इस पर रिपरकशंस जा सकते हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आराम से तहम्मुल से सुने, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज आज यहाँ से जानी है। जब हमारी हुकूमत आई तो जो मेन प्रायोरिटी मेरी हुकूमत की थी वो ये कि पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म की जाए, कम की जाए। उसके लिए हमने फ़ैसला किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अपने सारे जो नेबर्स थे उनसे ताल्लुकात ठीक किया जाए, क्योंकि जब तक टेंशन रहती है, इंस्टेबिलिटी रहती है, और जो हम वॉर ऑन टेरर के 15 साल से गुजरे, तो सबसे बुरा इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है, ग्रोथ रेट पे पड़ता है, और गुर्बत, लोगों को आप गुर्बत से नहीं निकाल सकते। तो लिहाजा सारे नेबर्स से मैंने रीच आउट किया। मैंने हिंदुस्तान से आते साथ ही उनको कहा कि आप 1 कदम हमारी तरफ लेंगे, 2 कदम हम आपकी तरफ आएंगे। मैंने अफ़गानिस्तान को अप्रोच किया कि जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है माजी की, हम एक नया चैप्टर खोलना चाहते हैं। ईरान गया, उनसे बात की, वहाँ मसले थे। चाइना से तो हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। फिर बाकी मुल्कों में भी गया, और आखिर में जो अमेरिका की ट्रिप थी वो भी ये
कोशिश करने गए कि जो भी हमारे माजी में इश्यूज आए वो हम ख़त्म करें, ताकि पाकिस्तान को स्टेबिलिटी मिले और पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, ग्रोथ रेट बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए, ताकि हम लोगों को गुर्बत से निकाल सकें। तो मैंने जब नरेंद्र मोदी से जब शुरू में आके बात की तो उन्होंने खदशात कई जाहिर किए कि जी हमारे खदशात हैं, आपके पास ट्रेनिंग कैंप्स हैं, आपके पास फलानी चीज़ें हैं। तो मैंने उनको तब समझाया कि हमारे मुल्क में एक 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल का जब एक बहुत तकलीफ दह सानिया हुआ था, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे आ गई और हमने एक नेशनल एक्शन प्लान पे साइन किया, जिसके अंदर हमने ये फैसला किया कि कोई मिलिटेंट ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं करेंगे। मैंने उनको समझाया इस चीज़ का। उसके बाद हमने कोशिश की उनसे डायलॉग शुरू करने की और हमने रियलाइज़ किया कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे। उसके बाद पुलवामा हो गया। जब पुलवामा हुआ तो हमने पूरी कोशिश की उनको समझाने की कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था, लेकिन हमें तब भी एहसास हो गया कि उनके इलेक्शंस थे और वो अपने इलेक्शंस के लिए उन्होंने पाकिस्तान को स्केपगोट बनाना था और कश्मीर की अवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहे थे उनसे दुनिया की नज़र उठानी थी। तो उन्होंने सारे जो कदम लिए वो लिए इसलिए अपने मुल्क में वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया। सिर्फ मकसद उनका ये था कि पाकिस्तान को स्केपगोट बनाएं और अपनी इलेक्शन के अंदर ये एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पैदा करके और वो जीते। डोसियर बाद में भेजा और अपने प्लेन्स पहले पाकिस्तान भेज दिए। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सही जवाब दिया और फिर जब उनका पायलट हमने पकड़ा, हमने फौरी वापस कर दिया, बताने के लिए कि पाकिस्तान की कोई इंटेंशन जंग की नहीं है। उसके बाद हम चुप करके बैठ गए और हमने सोचा कि हिंदुस्तान में इलेक्शंस हो जाएं और जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद हम फिर रिज्यूम करेंगे बातचीत। इलेक्शंस हो गए, उसके बाद हमने कोशिश की और मुझे याद है जब हम बिश्केक में एक SCO की कॉन्फ्रेंस थी, उधर हमने जब इनका रवैया देखा तो हमने फैसला किया कि ये हमारी कोशिशें अमन को के लिए जो कोशिशें हैं उसको गलत समझ रहे हैं, ये उसको कमज़ोरी ले रहे हैं। तो हमने तब फैसला किया कि अब हम इनसे आगे बातचीत नहीं करेंगे। जब प्रेसिडेंट ट्रंप से मैं मिला तो मैंने इसी को सामने रखते क्योंकि बायलैटरल तो आगे इशू बढ़ नहीं रहा, तो उनको मैंने इनवाइट किया कि ये एक हॉटस्पॉट है दुनिया में, सारा 1 अरब लोग जो बड़े सगीर में हैं वो हॉस्टेज हैं इस कश्मीर इशू से। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि आप बीच में पड़ जाएं गुड फेथ में। इंडियन रिस्पॉन्स आपके सामने था। अब जो ये हुआ है, जो इन्होंने कल किया है, मैं इस हाउस के सामने जो आज बात रखना चाहता हूं वो ये कि ये मुझे तब भी जब हम बिश्केक में थे तब ही हमें अंदाज़ा हो गया था कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे से बातचीत करने का। और मैं जो सस्पेक्ट करता था वो चीज़ कल सामने आ गई। ये जो कल इन्होंने किया है ये कोई एकदम प्लान करके नहीं किया, ये इनके इलेक्शन का मैनिफेस्टो था। और ये अगर आप देखें तो ये इनकी आइडियोलॉजी है। स्पीकर साहब, ये नजरिया इनका, ये नजरिया बेस है RSS के नजरिए के ऊपर। इनके जो फाउंडिंग फादर्स थे RSS के, गोलवाकर एक और उनके कई, उनकी आप पढ़ लें कि उनकी क्या आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी के सामने हम खड़े हैं। उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि मुसलमानों को वो हिंदुस्तान से एथनिक क्लेंस करेंगे। उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि ये जब आज़ादी मिलेगी ये सिर्फ हिंदुओं का हिंदुस्तान होगा। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये सब जितने भी लोग वहाँ हिंदुस्तान में बसते थे, जितनी भी अकलें थी, ये सब का पाकिस्तान होगा। उनकी आइडियोलॉजी ये थी। और आज भी आप इनके फाउंडिंग फादर्स जो RSS की उनकी किताबें पढ़ लें, इनकी बड़ी क्लियर आइडियोलॉजी थी कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए इंडिया है, हिंदू राज था। और
एक उनके अंदर एक मुसलमानों के खिलाफ तासुब था, और वो क्यों था? वो रिजेंट करते थे कि इन्होंने 500-600 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की, और जब अंग्रेज जा रहा था तो ये सोच रहे थे कि अब वक्त आया है कि मुसलमानों को हम हिंदुस्तान में दबा के रखें, सेकंड क्लास सिटीजन रखें। स्पीकर साहब, आज हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ट्रिब्यूट पे करें, क्योंकि वो पहले इंसान थे जो इस आइडियोलॉजी के थ्रू देख लिया उन्होंने। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर समझे जाते थे। उनकी सारी जिंदगी ऐसी थी नहीं कि वो किसी के दीन या किसी के रेस की वजह से तासुब रखें। कायद आज़म की एक पूरी लाइफ हमारे सामने है। समझने की बात यह है कि कैसे कायद आज़म जैसा इंसान जिसके लिए जो इस सब चीज़ों से ऊपर थे, वो आज़ादी चाहते थे अंग्रेज से, क्या वजह थी कि कायद आज़म जैसा इंसान आखिर में उसने फैसला किया कि पाकिस्तान बनना चाहिए। और जब आप 1920s के अंदर कायद आज़म की तकरीरें पढ़ रहे, जब वो अलहदा हुए कांग्रेस से, तो मुसलमानों को कहते रहे कि तुम्हें नहीं पता कि ये क्या होने जा रहा है, ये ब्रूड मेजॉरिटी के अंदर मुसलमानों को दबाया जाएगा, तुम अंग्रेज की गुलामी के बाद ये हिंदू राज की गुलामी करोगे। ये कायद आज़म की आप तकरीरें आज भी आप पढ़ें, हमें लोगों को बताना चाहिए कि वो कितना बड़ा ज़हन था जो समझ बैठा था कि किस तरफ जा रही है गेम। कायद आज़म मायूस होकर इंग्लैंड गए, वापस आए, और अगर 1937 का इलेक्शन में जो कायद आज़म कह रहे थे वो पब्लिक के अंदर सामने ना आता, मुसलमानों के सामने, तो ये पाकिस्तान ना बनता। 1937 के इलेक्शन में सारे मुसलमानों को अमली तौर पे नजर आ गया कि जो कायद आज़म कह रहे थे वो सच है। किसी मुस्लिम लीडर को मिनिस्ट्री में नहीं शामिल किया गया। तो वो जो उनको खौफ था कि हिंदू राज की तरफ जा रहा है, उस खौफ जब मुसलमानों को आया तो तब वो मुस्लिम लीग की तरफ आए, और तब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई। आज वो लोग हिंदुस्तान में जो कि टू नेशन थ्योरी में नहीं मानते थे, मैं जब इंडिया में कई कॉन्फ्रेंसेस पे गया हूँ तो कश्मीरी लीडरशिप के वो लोग, मुझे अच्छी तरह याद है, वो कहते थे कि बड़ा गलत हुआ पाकिस्तान बना, मानते ही नहीं थे। आज मैं उनके मुंह से सुन रहा हूँ कि कायद आज़म की जिन्ना की टू नेशन थ्योरी ठीक निकली। आज वो लोग कह रहे हैं आज ये मौजूदा हिंदुस्तान में वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ मुसलमान या अक़लियतें, मसीह बरादरी से भी वही हो रहा है, ये बराबर के शहरी नहीं है। और स्पीकर साहब, इसी में मैं कायद आज़म की अब बात करना चाहता हूँ, सिर्फ छोटी सी ये कि कायद आज़म ने जब 11 अगस्त की तकरीर की, जो फेमस तकरीर है कि सब आज़ाद हैं अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, और हम गलती से कहते हैं कि जी ये कायद आज़म सेकुलर थे। वो जो उनकी तकरीर थी, मैं ये जो आपको अभी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये असल में दो नज़रिया क्या हैं। एक तो नज़रिया आपके सामने आ गया है कि रेसिस्ट नज़रिया है, मुसलमानों को इक्वल नहीं मानते, हिंदुओं का वो चाहते हैं हिंदुस्तान। दूसरा नज़रिया जिसके ऊपर पाकिस्तान बना था, जो कायद आज़म का नज़रिया था, वो ये नज़रिया था कि यहाँ सब बराबर के इंसान होंगे। और वो नज़रिया किधर से लिया था? वो मदीना की रियासत से लिया था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा के देख ले मदीना की रियासत में, जो उन्होंने मिसाक मदीना, जो उन्होंने सेंट कैथरीन्स चर्च के साथ जो उन्होंने कॉवेनेंट साइन किया कि जब तक दुनिया रहेगी मुसलमान आपकी इबादत गाहों को प्रोटेक्ट करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीच जो उन्होंने आखिरी खुतबा दिया, आखिरी खुतबा में उन्होंने कहा कि हम सब आदम की औलाद हैं, हमारा रंग जो भी हो,
हम एक हजरत आदम की औलाद है, यानी इंसानों रेसिज्म को रिजेक्ट किया, इंसानों में फर्क नहीं था। ये बहुत अजीम, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा नजरिया जिस पे पाकिस्तान बना है, इसमें ये तासुब नहीं था। कायद आज़म ने जब ये 11 अगस्त की तकरीर की थी और जब उन्होंने पहले मुसलमानों को पाकिस्तान मूवमेंट में कहा था कि यहाँ तुम्हें हुकूक नहीं मिलेंगे, वो मुस्लिम कार्ड नहीं खेल रहे थे। वो समझ रहे थे कि वो समझ गए थे कि जिस आइडियोलॉजी के सामने उनका मुकाबला है, जो आज की आइडियोलॉजी है, जिसने कल जो कश्मीर में किया वो उस आइडियोलॉजी की वो समझ गए थे। कायद आज़म जो उनके दुश्मन भी थे वो जानते थे कि वो कोई ड्रामे नहीं करते थे, कोई जो कहते थे वो मीन करते थे, वो कोई रेटरिक में नहीं पढ़ते थे। तो जो 11 अगस्त की तकरीर थी उसमें कायद आज़म ने जो कहा था वो रियासत मदीना के अंदर जिस तरह माइनॉरिटीज़ को रखा गया था। मैं स्पीकर साहब, सारों को, अपनी कौम को भी लोग रियलाइज़ नहीं करते कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं। खलीफा वक्त एक आम अक़लियत के शहरी से केस हार जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला पहले तो खलीफा थे, दूसरा उनका मुकाम सोचे कि जो हमारे दीन में उनका क्या मुकाम है। ये सोचें कि वो एक जज फैसला करता है एक माइनॉरिटी के लिए उनके खिलाफ। सोचें आजकल की दुनिया में ये तस्वर कोई कर सकता है? आज तो हम मॉडर्न वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, ये तब फैसला हुआ। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे जो दीन है, जो हमारा मदीना की रियासत अगर हम स्टडी करें, उसके अंदर ये जो आज हिंदुस्तान में प्रैक्टिस हो रहा है, हम उसके ऑपोजिट हैं। हम जब हमारे मुल्क में हम माइनॉरिटीज से नाइंसाफ़ी करते हैं तो हम अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाते हैं, हम अपने दीन के खिलाफ जाते हैं। लेकिन स्पीकर साहब, जब ये मौजूदा बीजेपी की हुकूमत जब पकड़ के गोश्त खाने वालों को लटका देती है और लोग मॉब पकड़ के उनको मार देते हैं, और जो उन्होंने अभी कश्मीर में किया और जो पहले 5 साल तशद्दुद किया, जो मसीह बरादरी से उन्होंने किया, ये उनकी आइडियोलॉजी है, ये उनकी आइडियोलॉजी है। उनके फाउंडिंग फादर्स थे, वो कह बैठे थे कि हम मुख्तलिफ हैं इनसे, हम सुपीरियर हैं। रेसिस्ट आइडियोलॉजी है। हमारा जो आज मुकाबला है वो एक रेसिस्ट आइडियोलॉजी से है। इसलिए जब तक ये बैकग्राउंड हमें पता नहीं चलेगी, हम फिर आगे प्लान नहीं कर सकते कि आज जो कश्मीर में उन्होंने कल किया, कश्मीर में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक किया। उन्होंने अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए, इस गवर्नमेंट अपनी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट गई, जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट गई, वो 17 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट गए, वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन के अगेंस्ट गए, वो शिमला एग्रीमेंट के अगेंस्ट गए। उन्होंने जो फैसला किया हुआ है कि जो आज रेजोल्यूशन में कहा डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, ये क्या बैठे हैं, वो ये चीज क्या बैठे हैं कि ये जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चेंज होगा तो वो डेमोग्राफी भी बदलना चाहते हैं। डेमोग्राफी चेंज करना 4th जिनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 के खिलाफ है, वॉर क्राइम समझी जाती है ये। तो सारे इंटरनेशनल लॉज और अपने मुल्क के लॉज उन्होंने वायलेट किए अपनी आइडियोलॉजी के लिए। स्पीकर साहब, ये एक आइडियोलॉजी के खिलाफ हम कर रहे हैं। इसलिए जो मैं अभी एंड में आपको बताऊंगा, पहले समझना चाहिए कि ये इशू है क्या। ये कि नहीं एकदम उन्होंने फैसला करके चले गए, ये मुकम्मल तौर पे अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं। अब इन्होंने कानून पास कर दिया, कश्मीर को अनेक्स कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो कश्मीर के लोग जो 5 साल से पहले भी, लेकिन 5 साल से ख़ास तौर पे जो उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और जुल्म हुआ है, उसके बावजूद वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या वो कानून की वजह से फैसला करेंगे कि अब ख़त्म होगी हमारी जद्दोजहद, हम गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए? ये तो और स्पीकर साहब शिद्दत पकड़ेगी,
ये तो अब और लेवल पे चली जाएगी। जो मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा था कि आप पढ़ें, वो इसलिए कहा था कि हमारी बायलैटरल टॉक्स तो फेल हो चुकी थी, वो होती नहीं थी। ये इसलिए हम सबको समझना है कि ये बड़ा सीरियस इशू बन गया है। मेरा जो आज मकसद इसका रिक्विजिशन करने का ये जॉइंट सेशन था, इसके बड़े सीरियस कॉनोटेशंस हैं। नंबर 1 चीज़ क्या है, इन्होंने अब वहाँ उसको जो 5 साल से करते आ रहे हैं, जो इनकी आइडियोलॉजी है, अब इन्होंने और दबाना है कश्मीर की रेजिस्टेंस को, आज़ादी की मूवमेंट को। ये क्योंकि उनको अपना बराबर के इंसान नहीं समझते। स्पीकर साहब, ये रेसिस्ट है आइडियोलॉजी। ये अगर वो अपने बराबर के इंसान समझते तो वो कोई डेमोक्रेटिकली कोशिश करते, कोई मूवमेंट चलाते, कोई लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके आते। वो माइट इज राइट पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनको क्रश करने की कोशिश करेंगे, और जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा। पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा, पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। मैं आज पेशन गोई करता हूं, इन्होंने वही करना है जो पहले इन्होंने किया। इन्होंने दुनिया ने कहना जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी आई, जबकि सबको पता है कि पुलवामा में पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं था, इनको भी पता है। तो अब जब ये उनको ओप्रेस करेंगे और ज्यादा जुल्म करेंगे, उसका जब रद्द अमल आएगा, मैं आज कह रहा हूं, इसलिए ये सीरियस है। इन्होंने हमें ब्लेम करना है। इन्होंने एक और भी चीज करनी है। इन्होंने, मुझे अब खौफ है कि इन्होंने कश्मीर में एथनिक क्लेंजिंग करनी है। इन्होंने वहां लोगों को कोशिश करना है कि लोग वहां से निकाल ले ताकि दूसरी मेजॉरिटी हो जाए और वो जो बाकी लोगों को गुलामी के लिए दब जाएं। ये सारी जब चीजें करेंगे और ये पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्योंकि मुझे पता है जब पुलवामा में, जब इन्होंने पुलवामा के बाद जब हिंदुस्तान ने अपने जेट्स भेजे और रात को बालाकोट के ऊपर बॉम्बिंग हुई, तो हमारी 3 बजे बातचीत हुई, सुबह के 3 साढ़े 3 बजे। आर्मी चीफ थे, एयरफोर्स चीफ थे। अब उस वक्त हम ये सोच रहे थे कि क्या लोग कैजुअल्टीज़ हुई, क्या पाकिस्तानियों का खून हुआ। हमने जब पता चला कि अभी तक कोई कैजुअल्टीज़ की फिगर नहीं है, तब हमने फैसला किया कि अभी नहीं करेंगे, और हम एक टोकन अगले दिन वही करेंगे जो उन्होंने हमारे आगे बॉम्बिंग करके चले गए। लेकिन अगर स्पीकर साहब हमारी कैजुअल्टीज़ होती तो हमारी एयरफोर्स ने भी लॉक इन किए हुए थे उनके टारगेट्स जिधर उनकी कैजुअल्टीज़ होनी थी। और मैं बार बार उसके बाद, पुलवामा के बाद, इनको कहता गया कि 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज ऐसी रिस्क नहीं ले सकते। हम अपने मसले डायलॉग से हल करें। मैं आज आपको कह रहा हूं कि जब ये सिचुएशन होगा, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। इनकी जो माइंडसेट है, और मुझे इनके अंदर एक तकब्बुर नजर आता है जो हर रेसिस्ट में नजर आता है। ये जो सुपीरियर, जो आज वाइट सुप्रीमिस्ट हैं, जो आगे गोलियां मार देते हैं लोगों को अमेरिका और ये बाहर के मुल्कों में, ये एक अजीब माइंडसेट है। ये सुपीरियरिटी में बिलीव करता है, रेशियल सुपीरियरिटी में, और ये इस तकब्बुर के अंदर ये कर सकते हैं। इन्होंने फिर आज़ाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप, इन्होंने एक्शन लेना है, हम उसको जवाब देंगे। ये हो नहीं सकता कि ये अगर पाकिस्तान में अटैक करेंगे हम उसका जवाब ना दें, हम जवाब देंगे। उसके बाद क्या होगा, मजीद वो और आगे बढ़ सकती है, वो भी जवाब देंगे, हम भी देंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, कन्वेंशन वॉर हो सकती है। कन्वेंशनल वॉर अगर हो गई फिर क्या होगा, 2 नतीजे हो सकते हैं। वॉर हमारे खिलाफ भी जा सकती है, हमारे लिए भी जा सकती है। अगर हमारे खिलाफ वॉर जाती है तो फिर हम क्या करेंगे। फिर स्पीकर साहब, इसी हॉल में मैंने कहा था हमारे पास 2 रास्ते हो जाएंगे, एक बहादुर शाह जफर और दूसरा टीपू सुल्तान का रास्ता। एक रास्ता वो ये हाथ खड़े करके हम हार मानने की करेंगे, दूसरा रास्ता टीपू सुल्तान का कि आखिरी खून के कतरे तक हम मुकाबला करेंगे।
और स्पीकर साहब, मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं अपनी कौम को जानता हूं, मुसलमान ईमान वाला इंसान मौत से डरता नहीं है। उसको सिर्फ अपने रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए वो इंसानियत का सोचता है, लेकिन वो खौफ के ऊपर फैसले नहीं करता। हम इसलिए कोशिश करते हैं अमन के लिए क्योंकि हमारे में हमारे दीन इंसानियत डालता है, हमें फिक्र है इंसानों की। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे तो वो कौन सी जंग होगी? वो जंग होगी जो कोई नहीं जीत सकता, सब हार जाएंगे वो जंग, उसके इंप्लीकेशंस दुनिया पे पड़ेंगे। अब अगला सवाल ये है कि क्या ये मैं जिस तरह कहते हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा हूं? मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं कॉमन सेंस को अपील कर रहा हूं। होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। क्या दुनिया वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड है? अगर ये दूसरी तरफ चली जाती है तो क्या दुनिया प्रिपेयर्ड है इसके लिए? इसलिए ये टाइम है एक्शन लेने का। इसलिए हम दुनिया को अपील करते हैं कि एक मुल्क जो ब्लेटेंटली सारे इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पहले क्या हुआ जब वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा था, जब यूएन की भी एक आध ह्यूमन राइट्स पे रिपोर्ट आई, पहले तो वो भी नहीं करते थे, उसके बावजूद दुनिया ने कुछ नहीं किया, कोई उनको कुछ नहीं कहता था। उनको और हल्लाशेरी मिली कि अच्छा अगर दुनिया कुछ नहीं कहती आगे गया, और इसलिए उन्होंने ये एक्ट किया है। और अगर अब दुनिया नहीं कुछ करेगी, मैं आपको कह रहा हूं कि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। ये और आगे जाएगी गेम, और ये उधर चली जाएगी जिधर सबको नुकसान होगा, जो कोई नहीं तसव्वुर करना चाहता। इसलिए ये है टाइम एक्ट करने का। मैं इस हिस्ट्री तारीख का जो ये पीरियड है, मैं इसको वो पीरियड समझता हूं जो एक बहुत बड़ी रेसिस्ट रजीम थी, जो हिटलर का जर्मनी था, जो नाज़ी पार्टी थी, जो ये पार्टी इनकी हरकतें कर रही है वो नाज़ी पार्टी करती थी। अभी मैं इलेक्शन की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, इनकी पार्टी ने वो हरकतें की हैं इलेक्शन के अंदर जो नाज़ी पार्टी करती है। इन्होंने जो इस वक्त हिंदुस्तान की ऑपोजिशन है उसको दीवार से लगा दिया है, क्योंकि इन्होंने हर चीज की है, हर वो चीज की है, कंट्रोल किया, वो इन्होंने चीजें की हैं जो कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के अलावा जो सारा हिंदुस्तान का कैरेक्टर था, जो इनके बड़े बड़े फाउंडिंग फादर्स महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उस सारी सेकुलरिज्म को वो हिट कर रहे हैं। ये वो सोच है, वो आइडियोलॉजी है जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया। ये वो वाली आइडियोलॉजी है स्पीकर साहब, जिसको अगर अभी ना रोका गया तो वो जो फेमस डेविल चैम्बरलेन को कहते थे अपीजमेंट, कि जब स्टैंड लेना चाहिए था हिटलर के अगेंस्ट वो नहीं रहे, उसको अपीज करते रहे। अगर दुनिया आज एक्ट नहीं करेगी, अगर दुनिया जो सो कॉल्ड डेवलप वर्ल्ड है, जो एडवांस्ड वर्ल्ड है, वो अपने बनाए हुए कानून को अपहोल्ड नहीं करेगी, तो ये आगे किधर जाएगी बात? फिर हम जिम्मेदार नहीं है। हम इसलिए आज खड़े हैं यहाँ सार, ये सारा सेशन बुलाया है कि ये एक उस सतह पे जा रही है अब जो सारी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से ये वाज़ेह करता हूं कि हम हर फोरम के ऊपर इसको लड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर हम सोच रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए जा सके, ये स्टडी कर रहे हैं। जनरल असेंबली में ये रेज करेंगे, हेड्स ऑफ स्टेट से ये बात करेंगे, हर फोरम के ऊपर मीडिया पे इस चीज़ को उठाएंगे, दुनिया को बताएंगे कि ये जो आज मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड जिन वैल्यूज़ के ऊपर खड़ी है, जो वो कंडेम करती है माजी में, जिसको नाज़ी पार्टी का कहते हैं कि जो उन्होंने जुल्म किया और तब कभी नहीं होना चाहिए, हम फिर उस तरफ जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ज़्यादातर मुसलमान, बल्कि ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान हो रहा है हिंदुस्तान में, इसलिए बदकिस्मती से दुनिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। लेकिन आखिर में ये सारी दुनिया को इस जुल्म का नुकसान होगा। कश्मीर की जो मूवमेंट है वो क्रश एक
पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से नहीं हो सकती। कश्मीरियों के साथ सारा पाकिस्तान नहीं, मुसलमान दुनिया की आवाज़ है आज। बल्कि स्पीकर साहब, मैं ये भी कहूँगा कि मैं मगरब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। उन लोगों को हकीकत का नहीं पता जो कश्मीर के लोगों से हो रहा है। मैं जिम्मेदारी लूँगा, मेरी पार्टी लेगी, हम दुनिया के मगरब में जाके लोगों को बताएंगे कि जिस तरह का जुल्म कश्मीरियों पे वहाँ हो रहा है और हिंदुस्तान के अंदर ओवरऑल जो माइनॉरिटी और मुसलमानों से हो रहा है, ये सारे वो वैल्यूज़ हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है कि हम अपहोल्ड करते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। इसलिए ज़्यादातर उनको पता नहीं है, इनको इश्यूज़ का नहीं पता कि इस वक्त कश्मीर में क्या हो रहा है। हमारा काम है दुनिया में ये इसको उठाएं और लोगों को बताएं कि ये आप एक तरफ कहते हैं कि जनाब न्यूक्लियर की ब्लैकमेल ना करो, लेकिन ये तो आप अगर इसको लॉजिकली फॉलो करेंगे ये तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। या तो ये एक्सपेक्ट करें कि हम आराम से पाकिस्तान कबूल कर लें जी कि ये बीजेपी हुकूमत की सुपीरियर रेशियोलिटी और हम मान लेते हैं इनको सुपीरियर, वो तो हम मानेंगे नहीं। तो जब वो नहीं मानेंगे तो दूसरा कोर्स तो कोलिशन का है, और वो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वो सिर्फ यह सब कॉन्टिनेंट तक नहीं उसका इफेक्ट जाएगा, वो सारी दुनिया का उसके ऊपर इफेक्ट जाएगा। शुक्रिया। जनाब शहबाज शरीफ साहब प्लीज।